हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल में अपना चैप्टर 2 ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम अपनी लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हैं, आप प्लीज़ कमेंट में अपने आंसर दीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आपके लिए नेक्स्ट कुछ अच्छा लेके आएँ। ठीक है, तो हम आंसर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था, तो उसका सही आंसर है सोवियत संघ से। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर शुरू करते हैं जिसके विषय होंगे आज अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ग्लोब पर महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। देशांतर और समय का क्या संबंध है ये भी हम समझेंगे। और हमें मानक की क्या ज़रूरत है, या हम मानक समय को क्यों मानते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, अर्थात ग्लोब के बारे में। जैसा कि हमने पहली कक्षा में पढ़ा था, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है और यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। और ग्लोब आप सभी ने देखा होगा, चूंकि आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं। ग्लोब भी नहीं होगा आपके पास तो आपके पास एक वर्ल्ड मैप ज़रूर होगा। यदि आप इस समय आपके सामने वर्ल्ड मैप है तो प्लीज़ उस पर ध्यान से देखिएगा कि ग्लोब पर या वर्ल्ड मैप पर महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। और पृथ्वी के समान किसी गोले पर यदि आप एक कल्पना करें कि पृथ्वी के समान एक किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना हो तो ये बहुत कठिन होगा। ठीक है, चूंकि पृथ्वी कितनी बड़ी है ना, तो ये बहुत कठिन होगा। और अब हम सोचें कि अगर हमें किसी स्थान का स्थिति देखनी है तो उसको हम कैसे जानेंगे, जिसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। और ये बिंदु एवं रेखा क्या है, अक्षांश एवं देशांतर। और बिंदु की बात करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल करके। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लोब है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। आपको यहाँ पे पृथ्वी जिस तरह से आपको ये ग्लोब में दिखाई दे रही है ना, सो हमारे ब्रह्मांड में या जो सौर मंडल में भी पृथ्वी इसी तरीके से थोड़ी तिरछी होती है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होके अपनी गति में रहती है। ठीक है, घूर्णन करती रहती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है इसी तरह से। चलो अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि ग्लोब जो है पृथ्वी है वो किस तरीके से उस पर देशांतर और अक्षांश दिए गए हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा में दो बराबर भागों में बांटा गया है, या फिर हम अभी भी यहाँ पे बांट सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से पृथ्वी मान लीजिए, उसको काल्पनिक एक रेखा में बांटा गया। ऐसा नहीं है हमारी पृथ्वी के ऊपर ये रेखा बनी हुई है, ये लोगों ने वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा अनुसार इस रेखा को काल्पनिक रेखा माना है, जिसकी उत्तरी तरफ इसको उत्तरी ध्रुव कहा गया है और दक्षिणी को दक्षिणी ध्रुव कहा गया है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। ये दो बराबर भागों में बटी हुई है। विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको इस तरीके से ये पृथ्वी पर ये ध्रुवों की तरह ये गोल गोल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। और ये ऊपर जाते हुए इनकी जो कह सकते हैं इनकी जो रेखा की जो लंबाई है वो क्या होती जाती है, वो घटती जाती है। चूंकि ये गोल है और आप यहाँ पे एक ऐसी रेखा खींचेंगे, फिर ये इसके चारों तरफ ऐसे खींचेंगे, ऊपर जाते जाते ये घट जाती है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जाते जाते ये रेखाएं घट जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखें, विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाते हैं, क्योंकि विषुवत वृत्त में से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप
360 डिग्री अंश यानी 1/4 90 डिग्री अंश होता है। इसकी भी बात हम समझ लेते हैं। जिस तरीके से ये पृथ्वी को हाफ करके काटा जाता है, ठीक है, ये पूरा गोल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो 1/4 होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। आपका ये पूरा कोण जो बन जाता है वो कितने का बन जाता है 90 डिग्री का बन जाता है। आगे बात करें तो इसी प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। आगे बात करें तो इसी प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त की दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं विषुवत वृत्त 0 डिग्री, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ऊपर की तरफ, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी, यहाँ पे आप ये देखिएगा यहाँ पे ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो दक्षिण में स्थित 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और भी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं, वो 4 रेखाएं और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको बोला जाता है। एक है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, जो दक्षिणी गोलार्ध है उस पे जो ये 23.5 डिग्री है उसको क्या बोला जाता है मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है उसको बोला जाता है कर्क रेखा। इसको सेम नाम नहीं दे सकते क्योंकि फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए थोड़ा इसको अलग तरह से नाम दिया गया है मकर रेखा और कर्क रेखा। आगे बात करें तो विषुवत वृत्त की 66.5 डिग्री उत्तर में ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये देखिए आप यहाँ पे 66.5 डिग्री ये आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और ये यहाँ पे ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ध्रुव वृत्त की अब हम बात करें, बहुत ध्रुव वृत्त हो रहा है, चलो इसको समझ लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पृथ्वी समझिए इसको, ये जो है यहाँ पे ये पीछे का हिस्सा हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो इसको काटा गया है पृथ्वी को काल्पनिक रूप से जो काटा गया है, यहाँ पे ऐसे ही नीचे काटा गया है, अक्षांश माने गए हैं इनको, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे ये 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ध्रुव वृत्त चूंकि ये ध्रुवों पर स्थित है, ठीक है, जहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक है ऊपर नीचे, वैसा ही इनको दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त बोला गया है, जो कि 66.5 डिग्री पर स्थित है, 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। आगे बात करें कुल अक्षांशों की संख्या के बारे में। यहाँ तो हमें कुछ ही दिखाई दे रही है जो कि मेन है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोला जाता है, उत्तर ध्रुव वृत्त बोला जाता है। लेकिन जो कुल अक्षांशों की संख्या है वो कितनी है 179। इसमें भी अब आप देखिए, वैसे तो बोला जाता है कि इस पे गौर करिएगा, वैसे तो बोला जाता है कि ये 90 डिग्री इधर हो गया तो 90 इधर रेखाएं हैं और 90 डिग्री इधर हैं, तो टोटल हो गई 180, ठीक है। और 2 ये पोलर माने जाते हैं तो प्लस कितना हो गया 182। लेकिन बिंदुओं को कभी भी रेखा नहीं माना जाता, तो इससे हम इसमें सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। देखिए 90 डिग्री ऊपर, तो 90 रेखाएं ऊपर है, 90 रेखाएं नीचे हैं, कितनी हो गई 180 हो गई, प्लस जो बीच की भूमध्य रेखा है, जो विषुवत वृत्त की रेखा है काल्पनिक, +1 हम उसको करें तो ये टोटल हो जाती है 182। लेकिन यदि हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो इन बिंदुओं को कभी भी रेखा नहीं माना जाता। तो अगर हम 181 में से -2 करते हैं तो 179
माना जाता है। यदि आपको कहीं क्वेश्चन दिखाई दे 181 और कहे बिंदु भी शामिल है, तब तो आपका ये सही होगा। लेकिन अब अगर वो बोले कि यदि बिंदुओं को रेखा ना माना जाए, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले बिंदुओं को रेखा ना माना जाए, तब कितने अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? तो अक्षांशों की संख्या 179 होगी। ठीक है, चूंकि हमारी समरी है तो हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते जाएंगे। आगे बात करें तो पृथ्वी के जो ताप कटिबंध हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है, और भी इनको बांटा गया है कुछ हिस्सों में। उसके बारे में भी हम ताप कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, कौन कौन सी डिग्री पर, कौन से अक्षांश पे कौन सा ताप होता है, कौन सा कटिबंध बना होता है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे बात करें तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर पर नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ना हमारा क्वेश्चन गलत कर देती हैं। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर जो सूर्य होता है वो कभी भी सर पर नहीं होता। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए, ये पृथ्वी है, ज़्यादा सही नहीं बनी हुई है, लेकिन आप इसी को समझिएगा। यदि हम बात करें सूर्य की किरणों की, तो पृथ्वी थोड़ी तिरछी है, इसी प्रकार से है, वो इसी तरीके से चक्कर लगाती रहती है। सूर्य की किरणें इस तरह से पड़ती हैं, ठीक है, ऐसे पड़ती जाती हैं। तो ऊपर जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के जो और भाग हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे, इसको आप उष्ण कटिबंधीय भाग समझिए ये। ठीक है, भूमध्य रेखा के इतने इस भाग पर सीधी रेखाएं पड़ती हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय। और चूंकि ये थोड़ा तिरछी होती चली जाती हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर तो बिल्कुल भी किरणें नहीं पड़ती हैं सूर्य की। ठीक है, और थोड़ी बहुत पड़ती हैं, तो पड़ती हैं, वैसे तो थोड़ा बहुत दिन होता है, लेकिन क्या है कि पूरा डायरेक्टली नहीं पड़ती है ना। तो सूर्य की किरणें उस तरीके से नहीं पड़ पाती कि वहाँ पे पूर्ण रूप से गर्मी हो सके, इसलिए वहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक है, वहाँ पे हमेशा क्या रहती है? बर्फ रहती है। ठीक है, आगे बात करें, ये हमने समझ लिया है ना कि उष्णकटिबंधीय जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य है वो कभी भी सर पर क्यों नहीं होता? चूंकि सूर्य की तिरछापन जिस तरीके से, सूर्य का नहीं, पृथ्वी का जो तिरछापन है, जो वो अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है, उसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो और अक्षांशों पर सीधा नहीं पड़ पाता, वो तिरछी तरीके से प्रकाश पड़ता है, किरणें तिरछी होती जाती हैं। चलिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, और मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे बात करें, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, जिसे आर्कटिक और अंटार्कटिक हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ज़्यादा, जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इन ध्रुवों पर पहुंच नहीं पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये आपका क्षितिज है, सूर्य से ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सूर्य से क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाते, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम देशांतर क्या है। तो देशांतर के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं, किसी भी स्थान की सही स्थिति जानने के लिए यह पता होना आवश्यक है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा
या पश्चिम से पूर्व की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है और इन संदर्भ रेखाओं को जो मतलब दूरियां कितनी हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, अभी हमने इस तरीके की रेखाओं की, काल्पनिक रेखाओं के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ये वाली रेखाएं, ठीक। तो इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं। इन्हीं रेखाओं के कारण हम आज अपने ग्लोब में या आप मैप में सही स्थिति किसी भी देश की एकदम एग्जैक्ट स्थिति बता सकते हैं। यदि आपको अक्षांश, कितने डिग्री अक्षांश पर वो देश है और कितने डिग्री देशांतर पर वो देश स्थित है, ठीक है। आप इन्हीं से ही सही स्थिति बता पाएंगे। तो बात करें अब हम इन्हीं रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। स्थानों के बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों में मापा जाता है तथा प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त। अब आप यहाँ पे भी, जैसे हमने अक्षांश में इस तरीके से अर्धवृत्त किया था, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब यहाँ पे भी इसको अर्धवृत्त में बांटा गया है एक रेखा के द्वारा, काल्पनिक रेखा के द्वारा। इसको बोला जाता है पश्चिम गोलार्ध, पश्चिमी छोर, और इसको बोला जाता है पूर्वी छोर, ठीक है। और इसी हिसाब से इन्हीं देशांतरों से हमारा टाइम भी मैनेज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यह अर्धवृत्त तथा उनके बीच की ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर ये जो रेखाएं हैं वो इस तरीके से हैं, ऐसे, ये एक ही जगह से ऐसे चलती जाती हैं, ध्रुवों से ये चलती जाती हैं, एक ही ध्रुव पर ये मिली होती हैं रेखाएं। तो ये ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती हैं एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हैं सभी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या हो जाती हैं? ये शून्य हो जाती हैं जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। आगे पढ़ें, यहाँ देखिए आप मैप में, यदि मैं थोड़ा समझाऊं आपको, तो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने यह निश्चय किया कि एक ग्रीनिच करके एक जगह है जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर, ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं, पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। जो ग्रीनिच जहाँ पर ब्रिटिश वेधशाला है उसको क्या बोलते हैं आप? प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, जिसका मान है 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ठीक है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटता है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये बीच में 0 डिग्री है, ये रहा इधर यहाँ पे है, और ये आप देख रहे हैं ये कहाँ पे आ रही है 0 डिग्री? पृथ्वी में। यहाँ पे आप सभी को पता होगा क्या है? ब्रिटिश है यहाँ पे। एक मिनट में फिर से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ क्या है? ये ब्रिटेन, ब्रिटिश वेधशाला है। और 0 डिग्री आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये है 0 डिग्री रेखा, जिसको मुख्य देशांतर यामोत्तर का नाम दिया गया है, ठीक है। आगे बात करें, अभी थोड़ा और समझे यदि हम इस चीज़ को, तो किसी स्थान के देशांतर से आगे पूर्व के लिए ये पूर्व और पश्चिम का तो आप सभी जानते हैं कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। और यदि हमें किसी जगह के बारे में जानना है तो आप ग्लोब पर देखिए, अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी जो ग्रिड है उसे आप देखिए, ये जो बनी हुई है इस तरीके से, इनको देखें तो आप किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया का स्थान क्या है? अक्षांश पे हमारा इंडिया कितना, कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री, 0 जो है हमारा 0 डिग्री जो अक्षांश है वो यहाँ से है,
नहीं, यहाँ पे है ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ सॉरी, ये तो कर्क रेखा हो गई। तो यहाँ से 0 डिग्री है। और यदि हम देखें तो हमारा भारत कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा भारत है। यहाँ से ये है 8 डिग्री, 0 से इतना ऊपर चलेंगे आप तो ये बैठ जाता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर वाले अक्षांश की हम बात करें तो ये यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23.5 डिग्री है। ठीक है, उसके ऊपर कितना है, 30 है। उससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमारा बैठ जाता है 37 डिग्री 6 मिनट। और यदि हम बात करें देशांतर के बारे में तो यहाँ भारत को देख रहे हैं, ये वाला देशांतर देखिए और ये देशांतर देखिए। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये वाला देशांतर, इससे थोड़ा और बढ़ के यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ये हमारा जो भारत है वो किस देशांतर के मध्य आता है, यहाँ आप बांट दीजिए। ग्लोब को हमने बांटा है 0 डिग्री, ये कितना है, पश्चिम। और हमारे भारत की स्थिति क्या है, पूर्वी। तो ठीक है, देशांतर में पीछे क्या आएगा, पूर्व ही आएगा, पश्चिम नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने ये समझ लिया है। थोड़ा और यदि हम समझें, उदाहरण के लिए यदि हम असम की बात करें, धुबरी की, भारत में, तो उसकी जो स्थिति है वो है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार से हम किसी भी जगह को इन रेखाओं के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि ग्लोब पर ये किस जगह स्थित है और एग्जैक्ट हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, देशांतर और समय की यदि हम बात करें तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली सूर्य द्वारा बनने वाली परछाइयों से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। आगे बात करें तो ग्रीनिच, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो ब्रिटिश की वेधशाला है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर जो 0 डिग्री माना जाता है। सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यदि हम टाइम समझें अब, ठीक है, अब हम समझते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। तो आप स्क्रीन पर देखिएगा, ये है आपकी 0 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है इस चीज़ को समझने में, तो आप ध्यान से देखिएगा। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तो वहाँ पे दोपहर होती है। ठीक है, चूंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से, इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, अर्थात जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं और ग्रीनिच के पश्चिम में हैं, उनका समय जो होगा, जो ग्रीनिच समय है उससे आगे होगा। 1 मिनट, मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ इसको। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, ठीक है, जो इधर के हैं ये ग्रीनिच के पूर्व में, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। इसीलिए हमारे भारत का समय, यहाँ पे यदि इंग्लैंड है, कोई मैच चल रहा है आपका, यहाँ पे 2 बजे मैच यहाँ शुरू है, तो भारत में वो मैच किस समय आएगा, यहाँ है हमारा भारत 7:30 बजे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में 5.5 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, अर्थात प्लस हो जाता है। और यदि आप इधर जाएंगे तो आपका टाइम माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बात करें तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो वहाँ दोपहर होती है, हम पढ़ चुके हैं। और दिन के वहाँ पे क्या बजे होते हैं, 12 बजे होते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। अब हम देखें कि 5.5 घंटे कैसे हुए। तो यदि हम इसकी गणना की विधि की बात करें तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है ना। इसी प्रकार
इसी प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से पृथ्वी जो होती है वो 15 डिग्री पूर्व में जो समय होगा वो होगा 15 × 4, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट है, तो और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तो ये कितना हो जाएगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी इधर का जो समय होगा वो 1 घंटा पीछे हो जाएगा। ठीक है, आप जितना अभी यहाँ चलते जाएंगे 15 डिग्री में चलते जाएंगे, आपका एक एक घंटा इधर बढ़ता जाएगा और इधर आपका एक घंटा घटता जाएगा प्रत्येक 15 डिग्री पे। ठीक है, आगे बात करें तो इसी प्रकार जहाँ पे आपका 12 बजे होंगे, यदि आपके यहाँ ग्रीनिच पर 12 बजे होंगे तो यहाँ पे आपके 11 बजे होंगे और यहाँ पे आपका 1 बजा होगा 15 डिग्री पे। ठीक है, इस तरीके से टाइम बढ़ता है। और भारत में यदि यहाँ पे कितना है 2 बजे हैं तो यहाँ 7:30 बजेंगे, यहाँ पे 3 बजे हैं तो यहाँ पे 8:30 बजेंगे, क्योंकि हमारा जो समय है वो ग्रीनिच से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत समझाना हो गया इस चैप्टर में। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। आगे हम बात करें हम मानक समय क्यों मानते हैं। यदि हम ये बात करें मानक समय हम क्यों मानते हैं, तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात से द्वारका तथा असम से डिब्रूगढ़ भी यदि हम जाएं तो वहाँ पे जो है 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, तो हाँ यहाँ बात हो रही है हमारे भारत की। आप किसी और देश का मत सोचिए, हम अपने भारत के बारे में सोचेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से एक देशांतर जा रहा है भारत में, तो इसी को ही हमारे यहाँ का मानक समय मानक का माना गया है इसको। ठीक है, मानक समय इस रेखा को माना गया, इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, जो कि भारत में 82 डिग्री पूर्व और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। ठीक है, ये इसका समय है, स्थान है और इसकी गणना ऐसे ये है। तो ये कौन सा देशांतर है, ये 82 डिग्री। ठीक है, आगे बात करें तो भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 111। वैसे तो 111.32 होती है, लेकिन इसको लगभग 111 ही माना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका। ये आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपने लास्ट वीडियो का भी आंसर मुझे लगता नहीं 1-2 बच्चों ने ही दिया है, तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि पता चलता है कि आपने क्लास में कितना ध्यान दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस स्थान पर सबसे अधिक होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस स्थान पर सबसे अधिक होती है। मैंने आपको देशांतर बना के भी दिखाए हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा और थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए, डिलाइट IAS, जहाँ पे आपको डेली क्विज भी मिलेगी जो UPSC बेस होती है, और ये वाली वीडियो का PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। सो थैंक यू।